जय हिंद जवानों, मैं आ गया हूं राहुल रावत आप सबके लिए इस बार नया धमाका लेके। और इस बार हम लोग इस नए चैनल में जिसका नाम है फौजी पलटन, उसमें मुलाकात करेंगे। ये जो चैनल है ये पूरी तरह से डिफेंस के रिलेटेड होने वाला है, जहां पर जितने भी डिफेंस के लर्नर है वो सारे आके मिलेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे और सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और पाएंगे उस यूनिफॉर्म को। दोस्तों, इस बार सबसे पहले जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का पूरा एनालिसिस पिछले पूरे एक साल का, which would be targeting the examinations like NDA 1 2023, CDSE 1 2023, जो कि अभी अप्रैल 15 के आसपास शेड्यूल है बाय यूपीएससी। इस पूरे एनालिसिस के लिए हमारे साथ बनेंगे सुमन जोशी। सुमन के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। सुमन ने एनडीए रिटर्न बैक टू बैक 2 बार क्वालिफाई किया है और साथ ही अपने सेकंड अटेम्प्ट एसएसबी में वो भोपाल से रेकमेंड हो रखी हैं एंड शी इज वेटिंग फॉर हर मेरिट। तो वी विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये एनालिसिस जो सुमन आपके लिए लेके आ रही हैं वो पूरा समझ आएगा। इस तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ और पूरे साल का एनालिसिस आएगा, पिछले पूरे एक साल की करंट अफेयर्स। जैसे अगर एग्जाम अप्रैल में है 2023 तो जुलाई 2022 से ले तक की पूरी आगे की करंट अफेयर्स जो एनालिसिस होने वाला है वो आप लोगों के लिए यहां आ रहा है। तो बने रहिए सुमन के साथ और प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सबको जय हिंद और माय नेम इज़ सुमन जोशी और मैं 2021 एपीएस के बैच से पास आउट हुई थी और इस बार मैंने अपने एनडीए के अटेम्प्ट्स दिए थे 2 बार। फर्स्ट अटेम्प्ट आई वॉज स्क्रीन आउट फ्रॉम इलाहाबाद एंड रिसेंटली आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम भोपाल। मेरी जो भी एक्सपीरियंसेस रहा है एसएसबी का ये बहुत जल्दी इस चैनल पे आ जाएगा। अभी मेरे पास जो टाइम है मैं चाहती हूँ उसमें मेरे पास जो कंटेंट है, जो करंट अफेयर सीरीज़ जो भैया लेके आ रहे हैं, इसमें मैं आप सारे डिफेंस एस्पिरेंट की एक हेल्प कर सकूं कि मेरे पास जो भी करंट अफेयर सीरीज़ है वो एक वन शॉट रिवीजन की तरह आप लोगों के सामने आए और आप उस वन शॉट रिवीजन में अपनी पूरी करंट अफेयर को एक साथ लर्न कर लें। सो आर वी रेडी? वी आर गोइंग टू हिट इट। ठीक है, तो अभी हम जुलाई 2022 की करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल टेक इट टू मार्च 2023 बिकॉज योर एग्जाम इज इन अप्रैल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट अफेयर जुलाई 2022, आवर फर्स्ट इज इसरो लॉन्चेस रॉकेट PSLV C-53। इसमें आपको कंटेंट वाइज ये पता होना चाहिए कि रॉकेट PSLV C-53 किसने लॉन्च किया है, विच इज द ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट जो आपको इसे पता होना चाहिए कि ये सेकेंड कमीशन मिशन है इसी सेम रॉकेट का और इस रॉकेट के साथ 3 सिंगापुरी सैटेलाइट्स को इस रॉकेट के साथ स्पेस पे भेजा जाएगा। थर्ड चीज कि ये कहाँ से लॉन्च होगी, ये लॉन्च होने वाली है श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से और ये सेकंड कमीशन मिशन होगा इसका। सेकंड हमारे पास है उद्यमी भारत प्रोग्राम। इस उद्यमी भारत प्रोग्राम में आपको पता होना चाहिए कि ये किस इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया गया है। सबसे पहले तो ये उद्यमी भारत प्रोग्राम RAMP स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया है और इसका मेन टारगेट ये है कि हमारे स्टेट वाइज जितनी भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को स्केल अप किया जाए और इस प्रोग्राम के तहत उन सारी MSMEs को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को स्केल अप किया जाएगा। उसके बाद थर्ड है हमारा 47th GST काउंसिल। 47 GST काउंसिल आपको पता होना चाहिए कि हर ईयर एक GST काउंसिल बैठती है और इस लास्ट ईयर भी एक GST काउंसिल बैठी गई थी। यू शुड नो द प्लेस इज चंडीगढ़ एंड इट वॉज चेयर्ड बाय आर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। सेकेंड चीज आपको पता होनी चाहिए कि GST काउंसिल पर किस चीज के ऊपर टॉक की गई थी। तो इस GST काउंसिल पर कुछ आइटम्स के ऊपर GST रेज्ड किया गया था। यू शुड नो द आइटम्स थे LED लैम्प्स, टेट्रा पैकिंग एंड एज वेल एज कट डायमंड्स। इतनी इंफॉर्मेशन इसके लिए क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है द ई-लर्निंग डार्क कर्मयोगी। द वर्ड इटसेल्फ इज सिग्निफाइजिंग। डार्क मीन्स समथिंग रिलेटेड टू पोस्टल and here rises the question कि which ministry or which department has launched this डार्क कर्मयोगी पोर्टल। तो ये डार्क कर्मयोगी पोर्टल हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल सर्विसेज ने लॉन्च किया है और इसका मेन इनिशिएटिव ये है कि इसके अंदर जितने भी हमारे 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाज हैं उनके कंपटीशन को इन्हांस किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। इट वॉज इनफ। सेकेंड इज एप्लीकेशन ऑफ मेंबर फॉर ब्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स के ऊपर आप पूरा का पूरा एक लेक्चरेट तैयार कर सकते हो आपको, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कंप्राइजिंग अ कोलैबोरेशन ऑफ 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज, B, you should know B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S
फॉर साउथ अफ्रीका। ये एक ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज है और रिसेंटली 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन डाला है टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक, और वो 2 कंट्री के नाम आपको पता होने चाहिए। वन इज ईरान एंड सेकेंड इज अर्जेंटीना। ईरान बाय दिस ईयर ईरान विल बी द पार्ट ऑफ द समिट ऑल्सो, और ईरान और अर्जेंटीना वो 2 ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपना प्रपोजल दिया है दैट दे वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास इंडो जापान साइबर डायलॉग। ये इंडो जापान साइबर डायलॉग इस बार इंडिया ने होस्ट किया था एंड इट वाज होस्ट वर्चुअली, और इसमें जो मेन एजेंडा था इस साइबर डायलॉग का वो ये था कि दोनों कंट्रीज 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी कैसे दोनों कंट्री शेयर कर सकती हैं और कैसे इंडिया इससे बेनिफिट हो सकता है, इस चीज़ के ऊपर इस डायलॉग के अंदर बात की गई थी। सेकेंड है नेशनल डॉक्टर्स डे। इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों और इसे कौन वो करता है। सबसे पहले तो हमारी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो नेशनल डॉक्टर्स डे पर सेलिब्रेट करती है, और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे किया जाता है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बिपिन चंद्र रॉय की बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मेन जो क्रक्स क्वेश्चन जो फंस सकता है वो ये है कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन जो लगाया है वो किस मिनिस्ट्री ने लगाया है। यहाँ पे मेन पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये बैन लगाया है सिंगल यूज प्लास्टिक पे ऑल ओवर इंडिया। और इससे रिलेटेड ये है कि उत्तराखंड ने भी रिसेंटली इसके ऊपर एक टोटल फुल फ्लैश बैन लगाया है कि उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन किया जाएगा, और अगर कोई शॉपकीपर इसे बेचा तो टोटली इलीगल है। सो दिस वाज द सेम। उसके बाद है डायमंड मीट लीग, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। डायमंड मीट लीग इस बार स्टॉकहोम में की गई थी, और मेन पॉइंट जो इसमें पता करने वाला है कि नीरज चोपड़ा विच इज अ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड ही वॉज इन द इवेंट ऑफ जेवलिन थ्रो, और रिसेंटली उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है डायमंड मीट लीग में। उसके बाद है इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजेज सुरक्षा मंथन। द वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाइजिंग, सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और वहीं इस सुरक्षा के अंदर आते हैं हमारे BSF और हमारी ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, इन दोनों सर्विसेज ने मिलके एक सुरक्षा मंथन किया था, जिसके थ्रू वो जितने भी हमारी कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, इन सारी कोस्टल स्टेट्स पे एक सिक्योरिटी पैरामीटर लेंगे वो, और सारी जगह एक सिक्योरिटी वो देंगे कि सब जगह ठीक है कि नहीं है। तो दिस वाज द सुरक्षा मंथन जो हमारी इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज कराया था। उसके बाद है DRDO कंडक्टेड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। सबसे पहले तो आपको इसे पता होना चाहिए कि ये जो फ्लाइट टेस्ट, जो हमारा फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का फ्लाइंग टेस्ट हुआ था, किसने किया था? इट वाज डन बाय DRDO ने किया था। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें कि ये जो फ्लाइट टेस्ट ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था कर्नाटका की कोस्ट पे, जिसके तहत हमने एक UAV को टेस्ट किया था, और वो DRDO के द्वारा कंडक्ट किया गया था कर्नाटका के कोस्ट पे। उसके बाद है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान विच इज़ BRAP रिपोर्ट 2020। जितने भी इस तरह की रिपोर्ट्स आती है, इसमें मेन चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि वो रिपोर्ट कौन सबमिट करता है, उसके बाद उस रिपोर्ट में क्या चीज़ देखी जाती है, और तीसरी चीज़ उस रिपोर्ट का रिजल्ट क्या था। वैसे ही सेम बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट, इसे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है वो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है, और उनका जो इस रिपोर्ट में बाहर लाने का कंटेंट होता है वो होता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन डिफरेंट स्टेट। मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी स्टेट है उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी से बिजनेस करना किस स्टेट में ईजी है। तो इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंदर जो टॉप अचीवर्स आए थे उनमें से फर्स्ट थी आंध्र प्रदेश, उसके बाद था गुजरात, फिर है हरियाणा। यानी कि ये जो टॉप स्टेट्स हैं
इन तीनों स्टेट्स ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में टॉप रैंक हासिल किया। इन स्टेट्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है, यानी कि यहाँ बहुत आसानी से बिजनेस हो जाते हैं। उसके बाद है एनटीपीसी रामागुंडम प्रोजेक्ट न्यूली फुल्ली ऑपरेशनल। एनटीपीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, विच इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इनका काम क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम ये है कि जितने भी पावर प्लांट्स या फिर प्रोजेक्ट्स जितने भी हम ऑल ओवर इंडिया करते हैं वो इनके अंडर किया जाता है। और रिसेंटली रामागुंडम विच इज अ प्लेस इन तेलंगाना स्टेट में एक प्लेस है रामागुंडम, और यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है, जिसकी ऑलमोस्ट कैपेसिटी अराउंड 100 मेगावाट की है। तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसमें कि ये कहाँ बनाया गया है, किस एजेंसी के द्वारा बनाया गया है, और उस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है कि ये इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है और इसकी कैपेसिटी अराउंड 100 मेगावाट्स की है। उसके बाद आता है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एफएटीएफ क्या है। इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप पूरा का पूरा एक लेक्चरेट तैयार कर सकते हो कि एफएटीएफ क्या है। एफएटीएफ एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसका मेन काम ये है कि वो एंटी टेरर फाइनेंसिंग एजेंसी है, और जितनी भी ऐसी कंट्रीज जो कि टेरर फाइनेंसिंग का साथ देती हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता है, ये उन कंट्रीज को मॉनिटर करती है और उनको उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम है। उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट हमारे लिए जानना क्यों इतना जरूरी है एफएटीएफ का, बिकॉज इस बार जो न्यू प्रेसिडेंट एफएटीएफ के बनने वाले हैं वो एक इंडियन ओरिजिन है और उनका नाम है टी राजा कुमार। आपको बाय नेम याद होना चाहिए। सेकंड है एलसीए तेजस चूज एज मलेशियाज फाइटर जेट प्रोग्राम, यानी कि जो हमारा लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट तेजस है उसे मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए राजी कर दिया गया है, चूज कर लिया गया है, और इंडिया मलेशिया बहुत जल्द इसके ऊपर डील करने वाली है। एंड आई थिंक द डील इज ऑलरेडी डन। और एलसीए तेजस जो मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम में इंडिया मलेशिया को प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद है डिजिटल इंडिया वीक 2022। ये हमारे लिए इसलिए इस बार इतना इंपॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसे इनॉग्रेट किया था गांधीनगर गुजरात में। और इस डिजिटल इंडिया वीक के अंदर ट्राई किया गया है दो इनिशिएटिव के थ्रू। एक है डिजिटल इंडिया भाषिनी और एक है डिजिटल इंडिया जेनेसिस, जिसके थ्रू जिसका थीम है कैटलाइजिंग द न्यू टेकेड। ये जो नया एरा है ये टेक का ही है। कैसे इंडियन यूथ को टेकेड बनाया जाए, कैसे उन्हें टेक फ्रेंडली बनाया जाए, ये इसका इनिशिएटिव है। सेकंड इज आसाम्स अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर। इसमें मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर है जो कि आसाम का काफ़ी पुराना न्यूज़पेपर है, रिसेंटली इन्होंने अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की है। आपको न्यूज़पेपर का नाम पता होना चाहिए कि वो है अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर। उसके बाद है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ नीलाचल इस्पत निगम लिमिटेड। ये एक नीलाचल इस्पत निगम लिमिटेड, इसका रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है और ये सेकंड सक्सेसफुल डिसइन्वेस्टमेंट रहा है हमारा। उसके बाद है इंडिया आर्मेनिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पता होना चाहिए आपको कि आर्मेनिया कहाँ है ये कंट्री और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। आपको आर्मेनिया और अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता होना चाहिए जो कि रिसेंटली चल रहा है। आर्मेनियन अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट एक छोटी सी प्लेस की वजह से हो रहा है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। इस प्लेस की वजह से दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट्स हैं और इंडिया इज वर्किंग विद आर्मेनिया, और इंडिया ने आर्मेनिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है जिसके अंदर हम इंडिया अपना पिनाका रॉकेट मिसाइल सिस्टम आर्मेनिया को प्रोवाइड करेंगे इस डील के अंदर, और ये इंडिया का एक एड है टाइप की आर्मेनिया के लिए। लास्ट है स्वीडन फिनलैंड साइन एसेशन प्रोटोकॉल विद नाटो। इसमें इतना है कि स्वीडन और फिनलैंड जो कि दो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये भी धीरे धीरे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में अपना आपको एक पार्ट डालना चाहती है। और रीज़न इसका बहुत सिंपल है, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है और उस वॉर सिचुएशन से द स्वीडन एंड फिनलैंड दे कैन ऑल्सो फील द हीट देयर, बिकॉज किसी का कोई पता नहीं है, वॉर कभी भी किसी कंट्री पे आ सकती है। इसीलिए स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो ज्वाइन करने के लिए अपने एसेशन डाल रहे हैं एंड दे वांट टू ज्वाइन द नाटो। उसके बाद है मेक इन इंडिया टॉय एक्सपोर्ट्स। ये इनिशिएटिव खुद बताता है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया एक
पहल शुरू की थी जिसके तहत हम हर चीज़ स्वदेशी बनाएंगे। हम मेक इन इंडिया के तहत हर चीज़ को इंडिया में बनाने की कोशिश करेंगे। उसी के अंदर रिसेंटली एक न्यू चीज़ पब्लिश की गई थी कि जो हमारा टॉय एक्सपोर्ट है, इंडिया का टॉय एक्सपोर्ट, जहां इंडिया बाकी कंट्री से टॉय वगैरह एक्सपोर्ट करती थी, वो इंपोर्ट जो इसका इंपोर्ट है वो 70% तक डिक्रीज हो गया है। और वहीं हम एक्सपोर्ट की बात करें कि अब इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है टॉय को, तो वो जो एक्सपोर्ट है वो 61% तक इंक्रीज हो गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया इज नाउ रीब्रांडिंग इट्स इंडियन टॉय स्टोरी, और इसके अंदर जो हमारा टॉय मार्केट है वो धीरे धीरे करके ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रू कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए उनकी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये भी एक तरह की रिपोर्ट है जो कि ये बताती है कि हर कंट्री, जितने भी इंडिया में स्टेट है, वहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर जो राशन मिलता है, इस सबसे पहले तो इस इनिशिएटिव एक्ट के अंदर पूरे इंडिया को वन नेशन वन रेशन कार्ड के अंदर ला दिया गया है। पूरा नेशन एक रेशन कार्ड के अंदर इस इनिशिएटिव के अंदर है। और उसके बाद इसकी ये जो एक्ट है ये देखना चाहता है कि किस कंट्री में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस स्टेट में किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसके अंदर जो रैंकिंग आई थी उसमें 3 स्टेट जो कि टॉप अचीवर्स थी, जिनमें से एक थी हमारी, सबसे पहले हमारी जो स्टेट थी वो थी उड़ीसा, फिर थी यूपी और फिर थी आंध्र प्रदेश। आपको तीनों बाय नेम याद होनी चाहिए, उड़ीसा, देन यूपी एंड देन आंध्र प्रदेश। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, इट इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नाटो आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो करंट सेक्रेटरी, उनका नाम आपको याद होना चाहिए, जो कि है जेंस स्टोलबर्ग। ये एक एक्स्ट्रा जीके टाइप क्वेश्चन था बीच में, क्योंकि अभी नाटो के ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको उनके करंट सेक्रेटरी जनरल का नाम पता होना चाहिए, जो कि है जेंस स्टोलबर्ग। उसके बाद है रिम्पैक हार्बर फेस। रिम्पैक एक मल्टीलेटरल नेवी एक्सरसाइज है जो कि एक लार्ज लेवल पे की जाती है। और अगर इसके अगर बात करिए कितनी बड़ी एक्सरसाइजेज है, तो रिम्पैक जो एक्सरसाइजेज है ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ऑलमोस्ट 38 वॉरशिप्स और जो शिप्स होती है वो इसके अंदर है, 120 एयरक्राफ्ट एंड ऑलमोस्ट 25,000 पर्सनल इस एक्सरसाइज के अंदर काम करते हैं, इस एक्सरसाइज को फुलफिल कराते हैं। तो वो है रिम्पैक हार्बर फेस, जो ये एक्सरसाइज जुलाई के मंथ में की गई थी। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्स 3 प्राइवेट बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ओवरसीज प्रोक्योरमेंट। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने 3 प्राइवेट बैंक को ये एक्सेस दी है कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं ओवरसीज प्रोक्योरमेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, हम किसी दूसरी कंट्री से कोई भी चीज़, कोई भी न्यू वेपन, लाइक हम रशिया से लेते हैं, हम यूएसए से लेते हैं, तो उस चीज़ को जब हम प्रोक्योर करेंगे तो उस टाइम पे 3 प्राइवेट बैंक भी है जो कि हमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। आपको 3 बैंक के नाम इसमें याद होने चाहिए। एक है एक्सिस बैंक, दूसरा है ICICI बैंक और तीसरा हमारे पास है HDFC बैंक। ये 3 ऐसे प्राइवेट बैंक है जो गवर्नमेंट, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जिन्हें अप्रूव किया है कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है ओवरसीज प्रोक्योरमेंट पे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है PNB रक्षक प्लस स्कीम फॉर इंडियन एयरफोर्स पर्सनल। जो हमारी पंजाब नेशनल बैंक है ये एक स्कीम लेके आई है हमारी इंडियन एयरफोर्स पर्सनल के लिए, जो हमारी पंजाब नेशनल बैंक और जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ये स्कीम लाई गई है इंडियन एयरफोर्स पर्सनल के लिए। सेकेंड जो है वो है 6th डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग। ये 6th डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग, जिसे कोलंबो सिक्योरिटी एनक्लेव भी बोलते हैं, ये इस बार इंडिया के कोची में करी गई थी, जिसपे नेशनल लेवल टॉक की गई थी कि हम सिक्योरिटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं अपने बॉर्डर्स पे और अपने अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया पे।
उसके बाद है 10th वर्ल्ड पीस फोरम। इस बार का जो 10th वर्ल्ड पीस फोरम, ये 10th वर्ल्ड पीस फोरम इस बार बीजिंग में हेल्ड किया गया था और इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी पीस फोरम के अंदर कंट्रीज आती हैं उन्होंने कोलैबोरेट करके यहाँ एक मीटिंग की थी। उसके बाद हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू स्कीम्स। ये स्कीम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है स्वनिधि स्कीम और दूसरी है वत्सल्या स्कीम। दोनों स्कीम की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्वनिधि स्कीम है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इस स्कीम को प्रमोट करती है और इस स्कीम के अंदर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ये करती है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि रास्ते में अपना फूड स्टॉल्स या वो सब चीज़ें लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं जिन्हें, उनको एक कैपिटल लोन दिया जाए। ये स्पेशली कोविड के टाइम पे किया गया था ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें किसी तरह का एक लोन मिल जाए और वो दोबारा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएँ। तो इस स्वनिधि स्कीम के अंदर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत एक कैपिटल लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। उसके बाद दूसरी है वत्सल्या स्कीम। वत्सल्या स्कीम इट वाज बाय आवर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और इनका जो मेन इनिशिएटिव जो था इस स्कीम के अंदर कि जो वुमेन और चाइल्ड के डेवलपमेंट में ये किस तरह से अपने न्यू इनिशिएटिव्स को आगे ला सकते हैं, इस वत्सल्या स्कीम के अंदर ये था। उसके बाद है इंडियाज न्यू शेरपा ऑफ G20, वेरी इंपॉर्टेंट। G20 के ऊपर एक पूरा का पूरा लेक्चरेट तैयार कर देना चाहिए अभी तक तो, बिकॉज G20 की प्रेसिडेंसी आपको पता होनी चाहिए इस बार इंडिया के पास है। और अभी हमारी फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है G20 के अंदर, जहां विदेश दुनिया भर से जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। और रिसेंटली जो होली सेलिब्रेशन इतने धूमधाम से इंडिया में हुआ था, it was celebrated by the leaders all over the world, be it the Australian Prime Minister, be it the Secretary of US, सब ने होली यहीं सेलिब्रेट की थी इस G20 मीटिंग में। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के जो शेरपा हैं इस बार G20 मीटिंग के, वो हमारे फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग रह चुके हैं अमिताभ कांत। इससे पहले पीयूष गोयल जी थे, लेकिन अब इस मीटिंग में क्योंकि ये इंडिया की प्रेसिडेंसी पे है तो न्यू शेरपा दिए गए थे जो कि है हमारे अमिताभ कांत। उसके बाद है AI इन डिफेंस, एक्सचेंज ऑफ सिम्पोजियम टू बी हेल्ड। AI है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। धीरे धीरे जैसे जैसे डिफेंस आगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब वो कुछ टेक्नोलॉजी के ट्रेड्स हमें डिफेंस में भी चाहिए एंड देयर कम्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। धीरे धीरे इंडिया भी कैसे लेवल पे जा रहा है कि हम हाई ग्रेडेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में खुद से प्रोक्योर करें। तो उसी के अंदर एक सिम्पोजियम हेल्ड होने वाला, एक सिम्पोजियम जुलाई के मंथ में हेल्ड किया गया था जो कि हमारे राजनाथ सिंह ने हेल्ड किया था और ये न्यू दिल्ली में किया गया था। यू शुड नो द प्लेस विच इज न्यू दिल्ली। उसके बाद है वसुधैव कुटुंबकम इज टेकन फ्रॉम महाउपनिषद। ये एक छोटी सी कटिंग है किसी न्यूज़पेपर में थी कि जो महाउपनिषद है हमारे वो कहाँ से लिए, वहाँ वसुधैव कुटुंबकम जो वर्ड है जो इंडिया अपने G20 में इतना खुल के यूज़ कर रहा है, वन अर्थ वन फैमिली, वो यही है वसुधैव कुटुंबकम। जो इंडिया की लेगेसी है वो महाउपनिषद से ली गई थी। उसके बाद है फील्ड्स मेडल 2022। ये फील्ड्स मेडल 2022 इस बार इसलिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये फील्ड्स मेडल को नोबेल प्राइज कहा जाता है ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब जिस बंदे को अगर ये मिल गया ना तो मतलब वो मैथ्स में उसे नोबेल प्राइज मिल गया। और ये इसलिए इस बार इतना इंपॉर्टेंट पड़ रहा है कि ये 4 लोगों को मिला था जिनमें से एक यूक्रेनियन मैथमेटिशियन थी। और बिकॉज रशिया यूक्रेन में एक वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन ऑलरेडी इज देयर, तो ये हमारे लिए पता होना जरूरी हो सकता है कि फील्ड्स मेडल इस बार एक यूक्रेनियन मैथमेटिशियन को मिला था। उसके बाद है 13th नॉर्थर्न जोनल काउंसिल NZC। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़। ये वो स्टेट्स हैं और ये वो यूनियन टेरिटरीज हैं जो इस नॉर्थर्न जोनल काउंसिल के अंदर आती है। और हर साल एक नॉर्थर्न जोनल काउंसिल बैठाई जाती है और इस बार उसे हमारे अमित शाह जी ने चेयर किया था। उसके बाद लॉन्ग रेंज आर्म्ड UAV डील। अभी जो इंडिया ने एक डील की थी अमेरिका के साथ, जो अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन है विच इज़ वेरी मच नोन प्रेडेटर ड्रोन, इंडिया ने एक डील करने का स्टार्ट किया था अमेरिका के साथ, बट इंडिया ने उस डील को अभी होल्ड में रखा हुआ है। एंड द रीज़न इज़ कि ऑलमोस्ट 30 ड्रोन, अगर आप 30 ड्रोन ले रहे हो वहाँ से तो आपको इंडिया को कम से कम उस पर
29 ड्रोन पे ऑलमोस्ट 6 बिलियन रुपीस, इट इज अराउंड अप्रॉक्स अराउंड 5.39 बिलियन, तो उतना इंडिया को 29 ड्रोन पे देना पड़ रहा है, इतना यूएस डॉलर, तो वो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर इंडिया। तो इंडिया ने अभी के लिए इस डील को, प्रेडेटर डील को होल्ड पे रखा हुआ है, और इंडिया एक नया स्टेप ले रहा है कि वो जो इजरायली मेड जो ड्रोन्स है वो हम प्रोक्योर करें, बिकॉज वो हमारे लिए थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो रहा है। उसके बाद है लॉन्च ऑफ P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट। आपको पता होना चाहिए कि ये जो P-17A है ये हमारी इंडियन नेवी का एक ये मिशन, एक स्टेल्थ फ्रिगेट का एक मिशन है, जिसके अंदर हम बहुत सारी स्टेल्थ फ्रिगेट अपनी इंडियन नेवी के लिए बना रहे हैं। और अभी इस P-17A मिशन के अंदर 3 स्टेल्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया गया है, जो कि हमारी GRSC, जो कि एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, उसके अंदर ये 3 स्टेल्थ फ्रिगेट हमारे लॉन्च की गई है। उसके बाद है पेपर बैग डे। पेपर बैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लास्टिक से बेटर पेपर बैग यूज़ करना है, और बिकॉज ऑफ द बैन ऑन द सिंगल यूज़ प्लास्टिक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पेपर बैग डे का इस बार ये मनाया जाता है 12 जुलाई को, और इसकी जो थीम थी इस बार कि लेट्स बी फैंटास्टिक एंड बी अ लिटिल ड्रामेटिक, कट प्लास्टिक बैग एंड यूज पेपर बैग। तो वो इस बार की थीम थी पेपर बैग डे के ऊपर। आपको डेट ज़्यादा से ज़्यादा याद होनी चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक में वैसे ही बैन लग चुका है, तो पेपर बैग इज अ सोल्यूशन फॉर इट। उसके बाद है विंबलडन चैंपियनशिप 2022। जितनी भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर है इसकी एक अलग से वीडियो आएगी, बट बीच में भी है इसमें, तो हम एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं कि विंबलडन चैंपियनशिप जो थी इस बार, उसमें जो मेन थे, मेंस कैटेगरी में मेन सिंगल्स में वो टाइटल मिला था नोवाक जोकोविच को, और उसके बाद जो वुमेन्स कैटेगरी में था वो था एलिना रायबकीना। वुमेन इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज़ फ्रॉम कजाकिस्तान, जो कि एक सेंट्रल कंट्री है और काफ़ी कम न्यूज़ में रहती है, तो उनकी कंट्री से अगर कोई जीत रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, तो बाय नेम हमें याद होना चाहिए। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। ये हमारी जुलाई की करंट अफेयर यहाँ तक खत्म होती है। अगर आपको इसका और डिटेल इस पे कंटेंट चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके कमेंट्स के ऊपर। बाकी इसके नेक्स्ट आने वाले मंथ में अगस्त से आगे मार्च तक, फरवरी तक जितनी भी करंट अफेयर सीरीज़ है वो आपके लिए लगा दी जाएगी, और इसी तरह से अगर आप अपना रिविजन कर लोगे तो आपका करंट अफेयर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, और आपको फिर चाहे वो SSB पर्सपेक्टिव हो चाहे आपका रिटन पर्सपेक्टिव हो, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।